गुड इवनिंग। चलिए हम लोग प्रबोधन देख रहे थे, एनलाइटमेंट। हम लोगों ने देखा इसके पहले पुनर्जागरण का युग, फिर देखा धर्म सुधार का युग, और इसके बाद हम देख रहे हैं प्रबोधन का युग। इसको कहते हैं एज ऑफ रीजन या ज्ञान का युग। ठीक है, तो हमने यूरोप में आधुनिकता की शुरुआत देखा था। यूरोप में आधुनिकता का प्रारंभ पुनर्जागरण काल से हुआ, धर्म सुधार में हुआ। एक ही बार आधुनिकता आ नहीं जाती है। अगर आज हम 2025 में हैं, हम आप सब एक दूसरे को मॉडर्न मान रहे हैं, आधुनिक मान रहे हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे इस युग में बहुत सारे ऐसी सीमाएं हैं कि मॉडर्निटी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाती हैं। एक तरफ हम अपने आप को आधुनिक, प्रगतिशील और मॉडर्न मानते हैं। बहुत सारे समाज में अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बुराइयाँ बनी हुई हैं। आज से 500 साल, 200 साल बाद लोग हमारा अध्ययन करेंगे तो बताएंगे कि भाई मॉडर्निटी की सीमा थी 2025 में, 2000 में। तो इसी प्रकार हमने कहा कि मॉडर्न युग का शुरुआत कहाँ से होता है? रेनेसां के साथ, रिफॉर्मेशन के साथ बहुत सारे सुधार हुए। आधुनिक मूल्यों की, आधुनिक सिद्धांतों की स्थापना पुनर्जागरण में भी हुई, धर्म सुधार में भी हुई। उसमें एक बड़ा उछाल आया अगले कालखंड में, जिसमें ज्ञान विज्ञान पर और ज़्यादा बल दिया गया। इसलिए नाम ही पड़ जाता है ज्ञान का युग या प्रबोधन, या अंग्रेजी में इनलाइटेंड एरिया, एज। इसी को हमने कहा कि एज ऑफ रीजन, तर्क का युग कहा जाता है। क्लियर है? अब हमने इसमें बताया था कि प्रबोधन में जैसा टॉपिक होता है कि इसका एक कंसेप्ट कि प्रबोधन कहते किसे हैं, इसकी क्या संकल्पना है। दूसरा मेनली फीचर, क्या विशेषता थी। जैसे पुनर्जागरण में 5 विशेषता देखा था, धर्म सुधार का विशेषता देखा था, वैसे इसका हमने आप सबसे बात की थी कि आज की दुनिया जो इस प्रकार से आधुनिक बनी है, वो प्रबोधन का एक बड़ा योगदान है उसमें। क्योंकि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो फंडामेंटल चीज़ें स्थापित हुई हैं, नियम आए हैं, खोजे हुई हैं, यही सब 200 सालों में हुए। जिसमें हमने नाम गिनाए। विज्ञान की अगर बात करें तो फिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैकेनिक्स में, टेक्नोलॉजी में, सब इसी दौर में। इसी दौर में हमने कहा कि न्यूटन है ना, आप देखेंगे कि बायल हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, बोल्टा हैं, लुई पास्चर हैं, ल्यूवेन हॉक हैं, सब के सब जो मॉडर्न साइंस के ना, लेमार्क वगैरह इसी युग से भी बिलोंग करते हैं। मॉडर्न साइंस इन्हीं के खोजों और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित हुआ है और आगे बढ़ा है। हमने कहा केवल साइंस में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में तर्क लगा के नए नए सिद्धांत और विचारों को दिया गया, जो आज के आधुनिकता की नींव है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आप देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में हो, हर जगह लोगों ने इस युग में कुछ विशेष चीज़ों पर बल दिया, जो उसके विशेषता के रूप में हम जानते हैं। सब आदमी जगह जगह तर्क करो, है ना, चिंतन करो, खोज करो, पूरा माहौल ही था। जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो नेचुरल साइंस में हो, प्राकृतिक विज्ञान में, कहीं बिजली चमकती है तो कोई ना कोई उस घटना के पीछे कारण होता है। बारिश होती है तो उसके पीछे कारण है, इन नेचुरल साइंस में। इसी प्रकार सोसाइटी, राजनीति, अर्थशास्त्र, यहाँ भी घटना के पीछे के नियम होता है। सामाजिक जीवन हो या प्राकृतिक विज्ञान का अपना नेचर हो, हर जगह कारण कार्य संबंध काम करता है। हर घटना के पीछे कारण होता है। तो इस युग में ये नारा ही दिया गया कि
घटनाओं के पीछे के कारण को तलाशो, और जब आप कारण तलाशते हैं तो खोज होता है, चाहे वो सामाजिक मामलों में खोज हो, चाहे वैज्ञानिक मामलों में खोज। तो इस युग की खासियत है। हमने कहा था कि इस युग के लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इस युग में देखेंगे धर्म पर फिर से प्रहार किया गया, जैसे इधर के दोनों कालों में फिर से प्रहार, फिर से चोट, अंधविश्वासों के खिलाफ फिर से हल्ला बोल। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी बचने के लिए, तो आज भी बहुत सारी जगहों पे बची हुई हैं, तो हम आलोचना करते ही हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग धीरे धीरे उस समाज में आए जो कुछ कुछ अब ईश्वर से दूरी बनाते हुए, नास्तिकता, हालांकि लोग अभी भी बहुत हद तक धार्मिक ही थे। लोगों ने कैथोलिक धर्म या दूसरे किसी भी धर्म में जो भी कुरीतियां थी अभी फिर से सवाल खड़ा किए, उनके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने धर्म को दरकिनार कर दिया। लोगों ने कहा कि धर्म को मानेंगे, ईश्वर को मानते हैं, ये नेचर क्या शानदार इसका रचना है, क्या इसके नियम है कि घटनाएं और ये नेचर में सब कुछ एक नियमों के तहत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। इसका तो एक क्रिएटर है, रचनाकार है, वो है परम सत्ता गॉड, और उस गॉड ने ये नेचर बनाया है, और इस नेचर को बनाने तो यह नेचर एक नियम के तहत काम करता है, नेचुरल नियम के तहत। इसलिए नेचुरल नियम को समझो। गॉड ने नेचर को बनाया और इसी में बिलोंग करने वाले मनुष्य को दूसरे जितने क्रिएचर हैं, जितने स्पेसीज हैं, जीवधारी हैं, उन सब में बुद्धिमान बनाया, सबसे ज़्यादा तार्किक, चिंतनशील, रचनात्मक बनाया, इसको तमाम क्षमताएं दिया, है ना। तो उसने ये उसी पर, तो बाकी नेचर के काम में वो डेली हस्तक्षेप नहीं करता है। ईश्वर को तो मानो, लेकिन नेचुरल नियमों की खोज करो, मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य में भरोसा करो। उसी प्रकार है जैसे घड़ी साज घड़ी बनाने के बाद रोज रोज का टाइम सेट नहीं करता है, ईश्वर ने एक बनवा दिया, अब घड़ी का एक अपना मैकेनिक है, चलता है अपने आप नियम से। उसी तरह नेचर का एक मैकेनिक है, अपने नियम से चलता है, उसको जो जानो, समझो, परखो और उसकी खोज करो। तो ये सब इस दौर के मूल्य हैं। तो हमने क्या कहा, इनलाइटमेंट किसे कहते हैं, इसके फीचर क्या है, ये जाने, और फिर इनलाइटमेंट के युग में कौन से चेंज आए, क्या बदलाव हुए, किन किन क्षेत्रों में कौन नवीन खोजें हुई, ये जानेंगे। जब ये जानेंगे तो फिर इस दौर में जो प्रश्न बनेगा कहीं से भी, तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। अब इन्हीं 200 वर्षों में हमने आपको कहा था कि भाई क्या हुआ कि एक तो विज्ञान में हमने कहा कि खोज हुई। विज्ञान का मतलब है नेचुरल साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, है ना, टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारे सिद्धांत गढ़े गए। उसमें से एक हमने कहा फिलोसफर, दार्शनिक है वाल्तेयर, इसने जो कि है चर्च पर प्रहार किया, धार्मिक कुरीतियों की आलोचना की, है ना। हमने कहा कि इधर से देखेंगे मॉन्टेस्क्यू, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, इसकी किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसी में देता है शक्तियों का पृथक्करण। कहता है कि कोई कितना भी योग्य हो और एक हाथ में सारा शक्ति रहेगा तो वो निरंकुश होगा और सत्ता का संचालन सही से नहीं हो सकता है। सत्ता 3 भागों में बटी हुई आज देखते हैं ना आप, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका। राजा लोग तो एक ही साथ सब करते थे, अकेले राजा सब चलाता था। इसने कहा कि नहीं, ये तीनों बटा होना चाहिए। और यही चीज़ें, यही फिलॉसफी तो इस मॉडर्न आधुनिक राजनीति और सही तरीके से शासन करने का यहीं से तरीका प्रस्फुटित हुआ है आधुनिक काल में, यहीं से आगे बढ़ा है कि नहीं। हमने कहा कि इन तीनों ने मिलकर तो कमाल कर दिया। थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, इन तीनों ने एक विशेष थ्योरी दी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये ध्यान में रहा। इसमें हमने क्या कहा था, वही वाला उदाहरण के साथ, कि इसने कहा कि प्रारंभ में मोनार्क तो था ही नहीं, शासक था ही नहीं, समाज था, राज्य तो था ही नहीं, राजा नहीं था। जब लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, कोई संसाधन नहीं था, संपत्ति पर लेकर के कोई होड़ नहीं थी, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब इक्वल थे, बराबर थे, तो केवल समाज ही समाज था। लेकिन जब लोग एक जगह स्थिर हुए और संपत्ति पर, धन पर नियंत्रण करने की जब होड़ मची, तो इसी में लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, हिंसा, लोग परेशान होने लगे, पूरा समाज क्या रहा टेंशन में।
इस संघर्ष को रोकने के लिए लोगों ने आपस में बैठक किया और बैठक के बाद एक सामाजिक अनुबंध किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में, कि भैया ये व्यवस्था के लिए तो कुछ करना होगा। और सर्वसम्मति से ये हुआ कि अपने में से एक ताकतवर आदमी का चुनाव किया जाए जो व्यवस्था पे अंकुश लगाए, कमजोर की रक्षा करे किसी शोषक से या बलशाली से। उसको राजा बनाओ, शक्ति दो, और वो जैसा कानून बना रहा कह रहा सब मिले सब माने, और उसके बदले में उसको व्यवस्था चलाने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में दें। देन स्टेट आया, और स्टेट किस लिए आया था? राजा अपने मन मर्जी से शासन के लिए आया नहीं था, भोग विलास के लिए आया नहीं था। आया किस लिए? लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों के राइट्स के रक्षा के लिए, अधिकार की। कौन अधिकार? 3 मेजर अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, है ना, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसका बेसिक कंटेक्ट। और ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन अधिकारों की सुरक्षा करे। इफ स्टेट इज फेलियर, अगर स्टेट इसमें फेल करता है तो ऐसे राज्य और राजा को हटाने का भी जनता को अधिकार है, क्योंकि लोग ही ले आए थे ना। ये चीज है, जरा सोचिए इन बातों में कितना दम है। और राजनीति में जो निरंकुशता, मन मर्जी का शासन है, कैसे उसको दूर करेगा ये। तो ये सब और भी बहुत सारे बुनियादी सिद्धांत इस दौर में, और भी कई सारे मूल्य हैं, है ना, जिसमें एक है लिबरलिज्म, उदारवाद। शासन का तरीका उदार होना चाहिए, विधि द्वारा शासन होना चाहिए, कानून द्वारा, राजा की मर्जी से नहीं। कानून के नज़र में ऑल मेन्स एंड वुमेन्स आर इक्वल, सभी नर नारी स्त्री पुरुष राजा महाराजा आम जनता बराबर होना चाहिए, इस प्रकार के थ्योरी गढ़े गए। पॉलिटिकली बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत आदर्श दिए गए इस दौर में। तो हमने कहा राजनीतिक क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा, बदल तो रहा ही था पिछले काल से, थोड़ा धीरे धीरे इन्होंने उसको एकदम बिल्कुल मॉडर्नाइज और बड़े स्तर पर बदलाव को जन्म दिया। अब क्या हुआ उन दिनों, ये देखिए, ये है एक रसिया की रानी है, ये कैथरीन नाम है ना। आप देखेंगे किंग जॉर्ज, ये इंग्लैंड के शासक है ना। यहाँ पे देखेंगे और है प्रसिया, एक जगह है उन दिनों प्रसा, आज प्रसा छोटा है, उन दिनों बड़ा ही राज्य है ना। यहाँ पे इसी प्रकार से देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ मारिया जोसेफ है ना, फ्रेडरिक महान। तो जब इस प्रकार की मांगे उठी कि राजा निरंकुशता छोड़े, पावर का सेपरेशन करे, शोषण न हो, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा लोगों की हो, तो याद करिए यूरोप में कैसा था मामला। बार बार हम कहते हैं, एक तो चर्च वाला है और एक इधर सामंत है, इधर आम जनता, राजा ऊपर, सामंत शोषण करते थे, चर्च भी शोषण करता था। तो पिछले वाले धर्म सुधार के दौरान तो चर्च पर अंकुश लग गया, लेकिन सामंतों का शोषण तो अभी बना हुआ है। सामंत कौन होते हैं? राज्य, है ना, सामने देखिए, सामंत क्या है? राज्य और आम जनता के बीच में पावरफुल लोग जो भूमि पर नियंत्रण करते थे, स्थानीय प्रशासन, है ना, और स्थानीय गतिविधियों पर उनका नियंत्रण होता था। जनता पर कई कर लगाना, रोक टोक करना, है ना, ये चीज़ है। और पूरा एक सिस्टम ही था सामंती प्रणाली ना। अभी सामंतों के शासन में भागीदारी होती थी, भूमि पर नियंत्रण रहता था, तो आर्थिक क्रियाकलाप से भी उनके ज्वाइंट था, ये चीज़। तो इस दौर में राजाओं ने देखा, और याद करिए कहीं न कहीं बहुत समय से राजा इस बात को तो समझते ही थे कि सामंत, अच्छा सामंत और चर्च अपने आप में पावरफुल थे,
तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं जो राज्य है, कहीं ना कहीं राज्य पर ये अंकुश भी लगाते थे। राजा तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी थी सामंतों का सहयोग लेकर चलना। और चूंकि चर्च शक्तिशाली है और उसका धार्मिक प्रभाव रहता है समाज में, तो उसका बहुत राजा विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन जब नीचे से आवाज उठाई दोनों के प्रति, तो हमने कहा कि इधर धर्म सुधार आंदोलन के दौरान तो खूब राजा लोगों ने कहा चर्च के नियंत्रण करो, संपत्ति अपने पास, चर्च में पोप की नियुक्ति हम करेंगे, अब उसका सब नहीं चलेगा, उसका न्यायालय नहीं, राजा का न्यायालय। तो चर्च का मामला तो पिछले वाले में सॉल्व हो गया, कहीं कहीं बचा था तो इस दौर में भी हुआ। अब रह गया सामंत, ये भी शोषण करते थे, जनता को बहुत सारे राइट्स नहीं थी। तो इस यूरोप में आम लोगों पर तो प्रभाव पड़ा ही इस आधुनिक विचारों का। ये आधुनिक राजनीतिक विचार थे ना, कि लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, शासन निरंकुश नहीं उदार होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। तो आम जनता को तो ये लोकप्रिय अच्छा लगेगा ही, क्योंकि आम जनता ही उपेक्षित थी, आम जनता को तो लगेगा। लेकिन आम जनता को ही नहीं, बहुत सारे इस अच्छे आधुनिक विचारों से उस दौर के कई सारे शासक भी प्रभावित हुए। अब शासकों को शासकीय नजरिए से देखना है। कितना भी उदार शासक होगा, रूलर होगा, मोनार्क होगा, राजा होगा, तो अपने राजनीतिक आवश्यकताओं के दायरे में ही उदार हो सकता है। आज देखते हैं लोकतंत्र है, बहुत सारे दल आप देखते होंगे आपके सामने शासन करते हैं, उनके तरफ से प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं जिसका बहुमत होता है। लेकिन पार्टी के सिद्धांत, भले जनता के हित में कोई मामला हो, लेकिन पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ है तो काम नहीं करता है ना ऐसा, आज डेमोक्रेसी के दौर में। तो इस दौर में आप देखेंगे प्रबोधन के अच्छे विचारों से और मांगों से बहुत सारे राजा प्रभावित हुए, और उन्होंने कानून बनाया, सामंतों पर नकेल लगाया, कहीं कहीं चर्च पे भी नकेल लगाया, और जनता को राइट्स दिए। दास प्रथा जैसी चीजें यूरोप में थी, खत्म किया। स्वतंत्रता, जीवन सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा जैसे अधिकार, घूमने, व्यापार वाणिज्य करने का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म को अपने मन से मानने की आजादी, ये सब इन राजाओं ने दिया उस दौर में। और उन्हीं में से ये कुछ चिन्ह नाम है, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, इसमें ये नहीं है। तो इस दौर में हमने कहा कि रूस में कैथरीन हुई, प्रसिया में, है ना, फेडरिक महान जैसे शासक हुए, है ना। हमने कहा कि ये आप ये जार जो कि है सेकेंड, और एक और जो कि इसके पहले जो है पेंस सेकेंड और थर्ड, ये शासक हुए जिन्होंने ये सुधार किया। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं प्रबोध शासक, है ना। लेकिन ध्यान में रहे हमने क्या कहा अभी, कि आज राजनीति में सुधारों को आप देखते हैं तो कोई पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है सुधार करती है तो अपना हित को भी ध्यान में रख के करती है। इलेक्शन तो राजा भी देखेगा उन दिनों तो, और तो इन्होंने जो सुधार किए उसमें इनके अपने भी हित थे, और उतना ही सुधार किया जिससे उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, और कई मामलों में कई जगह जनता के हित को दबाया भी। दोनों बातें देखता है, लेकिन फिर भी उस दौर के कई सारे जो महान शासक हुए उनके कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो राजनीति में बहुत सारे नए सिद्धांत आए, मूल्य आए, उन मूल्यों से प्रभावित होकर बहुत सारे शासकों ने सुधार किए। ये इस युग के राजनीतिक बदलाव हैं। जैसे हमने कहा विज्ञान में बदलाव, विज्ञान में नियम, ये चीज़ है। वैसे ही क्या होगा, अब समाज बदलेगा। अब इस दौर में क्या है, लोग ज्ञान विज्ञान पर बल दो, अनुसंधान करो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो जनता क्या होगा, नीचे से क्या होगा, पढ़ लिख करके इसमें लोग इंटेलेक्चुअल आएंगे, लेखक आएंगे, विद्वान आएंगे, इंजीनियर आएंगे, डॉक्टर आएंगे। अब तो सब मॉडर्न साइंस आधारित सामाजिक वर्ग आ जाएगा पढ़ा लिखा, ये लोग ऊपर जाएंगे। तो समाज में क्या होगा, और इसी में से एक विशेष वर्ग बनेगा, भाई जो आधुनिक शिक्षा युक्त न हो या संपत्ति जिसके पास न हो वो तो हमेशा नीचे रहेगा। आज उसमें भी पीजेंट, वर्कर्स, है ना, आर्टिसन,
किसान, मजदूर, कलाकार जैसे लोग नीचे ही रहेंगे, लेकिन जो लोग लिख पढ़ के आगे बढ़ेंगे, व्यापार करके आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को मिडिल क्लास कहा जाता है ना। तो इस दौर में समाज में मिडिल क्लास आगे बढ़ेगा ना, ये ध्यान में रहे। तो सोसाइटी में चेंज हुआ, हमने कहा राजनीति में चेंज होगा, सोसाइटी में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। हमने कहा कि इकोनॉमी में भी परिवर्तन होगा। इसके पहले क्या था, पिछले काल में राजा लोग अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किए हुए थे और बणिकवाद यानी मर्केंटलिज्म की थ्योरी अपनाते थे कि राज्य को लगता था कि हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा धन आएगा, चुनिंदा लोगों को लाइसेंस देते थे। उसी प्रक्रिया में देखेंगे यूरोप के कई देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई चुनिंदा लोगों की। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डचों की कंपनी, डेनमार्क की कंपनी, पुर्तगालियों की कंपनी। इस दौर में इस पे लोगों ने आलोचना किया, कहा था कि ना जिस तरह नेचर के नियम हैं फिजिक्स के, है ना, गुरुत्वाकर्षण के दूसरे नियम, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के भी नियम है। अर्थशास्त्र यही कहता है कि बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नेचुरल नियम, चीज़ें अपने ढंग से डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर कीमतें अपनी तय करेंगे। आज बाजार में वस्तुओं के भाव बहुत कोई तय नहीं करता है, कई बार डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप उसका रेट तय हो जाता है। तो वही तरीका होना चाहिए और यही चीज, और राजकीय हस्तक्षेप की आलोचना की इस दौर के विद्वानों ने उन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विशेष नाम है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यही है, इस युग को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, ध्यान में रहे। तो पहले तो थोड़ा सा इसका संकल्पना लिख लें, हेडिंग दे लेंगे कंसेप्ट। इसी को लिख लें, प्रबोधन 17वीं 18वीं शताब्दी, 17 18 सेंचुरी का एक बौद्धिक आंदोलन था। इट वॉज ए इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जिसने तर्क, विज्ञान, मानवतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रीजन, साइंस, ह्यूमनिज्म एंड ना इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व देते हुए धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरंकुश सत्ता को वैचारिक चुनौती देने का कार्य किया। इसका उद्देश्य बौद्धिक और अनुभविक ज्ञान के माध्यम से समाज और शासन प्रणाली में सुधार लाना था। ठीक है, The Enlightenment was an 17th century intellectual movement in Europe that emphasized reason, science, humanism, and individual liberty. Dogma, superstitions, and absolute authority को इसने चैलेंज किया. Its central aim was reform society governance through application of rational thought and imperial knowledge. अनुभविक ज्ञान का मतलब जो अनुभव से प्राप्त किया गया हो,
बौद्धिक का मतलब जो बुद्धि विदेव से। क्लियर है? हाँ। तो हमने कहा कि क्या था, पुनर्जागरण, प्रबोधन, हो गया ये। बौद्धिक आंदोलन, तर्क और विवेक को विशेष बल दिया जाने वाला, इसीलिए इसको कहते हैं एज ऑफ रीजन, तर्क। हो गया? हो गया कि नहीं? तो हमने कहा कि देखेंगे, ऐसे एक बना लीजिएगा, रीजन, तर्क पर बल, इसकी खासियत थी, और इसके वजह से ह्यूमैनिटी और साइंस, इन दोनों को बढ़ावा मिला। तर्क किया गया कि जो मनुष्य है स्वतंत्र पैदा हुआ है, अंकुश हटाओ, तो इससे क्या हुआ, लिबर्टी को बढ़ावा मिला, स्वतंत्रता। लिबरलिज्म, उदारवाद, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत आगे उदारवाद के रूप में विकसित हुआ। और इससे क्या है ना, ये चीज है, क्या कहते हैं, ये इस यहाँ पे पहले व्यक्तिवाद को कर लीजिए, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद, तो क्या हुआ, ह्यूमनिटी में को बढ़ावा मिला, व्यक्तिवाद को, उदारवाद को, अब यहाँ पे स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो जो मानविकी के मूल्य हैं, मूल्य, मानविकी के मूल्य, मानविकी जिनको कहते हैं, ये विकसित हुए, जिसमें व्यक्तिवाद, उदारवाद, स्वतंत्रता, तर्क, साइंस। साइंस में क्या क्या, हमने कहा कि इससे साइंस का विकास हुआ। साइंस में कौन, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी, और साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स से अभियांत्रिकी को बढ़ावा मिला। इसके अलावा दोनों में, इससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला, उत्पादन, होगा कि नहीं? और जब ये बढ़ावा मिला तो इन तीनों के बढ़ने से क्या हुआ, हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला। और जब ये दोनों चीजें, साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, कृषि क्रांति हुई, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के साथ साथ औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इस युग की खासियत है तर्क, और एक तर्क को बढ़ावा देने से सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट होते गए, इसलिए इसको कहते हैं तर्क का युग। तर्क करेंगे तो वहीं से तर्क नेचुरल साइंस में लगाएंगे तो विज्ञान का विकास होगा, वही तर्क मानविकी में लगाएंगे, लाइफ से, सोशल लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों में लगाएंगे
तो वो विकसित होगा, ये ध्यान में रहे, इसको बना लीजिएगा। परीक्षा में लिखे हैं कि उस युग की विशेषता क्या थी, तो ये फ्रेम कर सकता है। क्लियर है? हो गया? यहाँ प्रोडक्शन के नीचे और चेंज कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य हिंदी में। उत्पादन, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। इसका ग्रोथ होगा, उत्पादन का ग्रोथ होगा। है ना? Yeah. हो गया? आगे बढ़े? चलिए, तो ये खासियत है। अगला हेडिंग दे लेंगे, प्रबोधन की विशेषताएं, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, किसी भी कालखंड का क्या फीचर है, ये दो चार होना चाहिए। तो इसके लक्षणों में एक तो था, पॉइंट वाइज लिख लेंगे, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना, और साथ ही है प्रमाणों की कसौटी पर, प्रमाणों की कसौटी पर कसकर सिद्धांतों, मान्यताओं को अपनाना। ज्ञान विज्ञान में फर्क है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, कोई जानकारी। विज्ञान, व्हाट इज द, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ साइंस,
विज्ञान किसे कहते हैं? हिंदी में विज्ञान, अंग्रेजी में साइंस, से तो बात एक ही है। विज्ञान की परिभाषा हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, याद करिए। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमेटिक ज्ञान। अगर सिस्टमेटिक करते हैं क्रमबद्ध तो विज्ञान है। तभी तो हम समाज का अगर सब सिस्टमेटिक अध्ययन कहेंगे तो कहते हैं सामाजिक विज्ञान। राजनीति का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान। तो कहा गया कि जो भी नॉलेज मिल रहा हो उसको सिस्टमेटिक अध्ययन करिए, है ना। सामाजिक जीवन का ज्ञान हो, राजनीतिक जीवन का, या इस नेचर का। और ऐसे नहीं मानिए, हर चीज को प्रमाण की कसौटी पर, एविडेंस के कसौटी पर कसिए, तब जांचिए, तब मानिए, नहीं तो नहीं मानना। जब ये चीज होगा तो हर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर मामले में क्या तर्क किया जाएगा, विचार किया जाएगा, तब अपनाया जाएगा। दूसरा चीज इसके अलावा और क्या है हमने कहा, और वह है घटनाओं के कार्य कारण संबंधों पर बल। घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की खोज एवं अध्ययन। तर्क एवं विवेक पर बल। नोट्स में और भी चीजें होंगी अलग से, ये खासियत है इस दौर की, है ना। और देखेंगे इसमें तो इसका मतलब है प्रकृति और प्राकृतिक नियमों, नेचर। प्रकृति एवं प्राकृतिक नियमों को समझने पर बल। एक खासियत, प्रकृति को जानो, प्राकृतिक नियमों को। एक पॉइंट और लिख लेंगे, और वह है डीजम, है ना, प्राकृतिक धर्म। प्राकृतिक धर्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीजम। तो प्राकृतिक धर्म में विश्वास। प्राकृतिक धर्म का मतलब क्या होगा, लिख लेंगे एक लाइन में। अर्थात प्राकृतिक धर्म में विश्वास मतलब, अर्थात परम सत्ता की सर्वोच्चता, अर्थात परम सत्ता यानी ईश्वर, अर्थात परम सत्ता ब्रैकेट में ईश्वर की सर्वोच्चता को मानते हुए, सर्वोच्चता को मानते हुए उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना, सर्वोच्चता को मानते हुए उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना, सुपीरियर रचना, मानव की क्षमता में विश्वास। मानव की क्षमता में विश्वास। लास्ट में एक ही लाइन में कई चीजें कॉमा दादल बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए।
धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद, मानववाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद, मानववाद, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिवाद, मानववाद, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, विश्व बंधुत्व, प्रगति एवं आशावाद में विश्वास, प्रोग्रेस और ऑप्टिमिज्म में विश्वास, प्रगति और आशावाद में विश्वास, यही है। तो ध्यान में रखना है, प्रबोधन का यही मतलब है। तो अपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, व्यक्तिवाद, हमने कहा मानववाद, प्रगति, आशा, विश्व बंधुत्व आदि। क्लियर है? अब इसी पे लॉजिक लगाइए। सोचिए ये चीजें जब किसी युग में खूब फले फूलें फैलें, इनको एक साथ जोड़ते हुए पूरा सोसाइटी, समाज 200 वर्षों तक आंदोलन करे, खोज करे, विकास करे, तो उसके कितने व्यापक परिणाम आएंगे। तो इसका आउटकम क्या होगा? परिणाम काफी व्यापक होंगे ना। तर्क लगाएंगे, खोज करेंगे, नेचर को ध्यान करेंगे, ये जो मनुष्य के जो ये मूल्य हैं, जो आगे की सोच है, उसमें आशावाद, आगे बढ़ के करना, विश्व को पूरा एक बंधु, सब लोग मनुष्यों को एक विश्व बंधुत्व के नजरिए से देखने। तो सोचिए इस काल में लोगों का होराइजन कितना विकसित होगा, प्रगतिशील होगा, तार्किक होगा। और यही हुआ। ये 200 वर्षों का जो ये हमने कहा कि जो फेज है, टाइम, लाइफ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां जबरदस्त विकास ना हुआ। और उसी को हमने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए, है ना। विज्ञान के अलावा देखेंगे तो समाज में नए नए मूल्य, फिर से नई बातें आई, राजनीति में नए सिद्धांत, मूल्य, नए प्रकार के शासन प्रणाली को बढ़ावा मिला, आर्थिक अर्थव्यवस्था में हमने कहा कि नई नई चीजें हुई, और विज्ञान और अर्थव्यवस्था का समावेश हुआ कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के रूप में। और एक चीज याद करिए, अभी हमने कहा कि इन दिनों यूरोप में क्या हुआ कि जब ये चीजें हुई तो यूरोप में जो कि है बहुत सारे जो राजा महाराजा हैं 18th सेंचुरी में, याद करिए, अब राजाओं पे भी दबाव पड़ा उस दौर में कि जो जनता और लेखक विद्वान मांग उठा रहे हैं उसको मानो, अधिकार दो लोगों को। तो उन्होंने कानून बना के इस प्रकार की चीज़ें दी। और वैसे हमने कहा कि बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने दिए, और इसका प्रभाव रहा, बहुत सारे आधुनिक बदलाव हुए। याद करिए, ये ब्रिटेन, जितने यूरोपीय देश हैं ये सब ज्ञान विज्ञान में तक आगे बढ़े, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ा कौन? ब्रिटेन। कि यहीं पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। क्या कौन सी आटा की चक्की खाते थे? क्या ऐसा इनमें खास था कि इन्होंने किया दूसरे ने नहीं किया? एक तो इसके पीछे कुछ बेसिक रीजन है कि ब्रिटेन के पास कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला, लोहा, इनके भंडार वगैरह है। लेकिन कह रहे ना, ब्रिटेन के राजा अन्य क्षेत्रों के राजा से हमेशा अलग थे, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। वहां का और इतिहास उठा के पढ़िए, जिस युग को देख रहे हैं इसे और 300-400 साल देखिएगा, तो अन्य इलाकों के राजाओं की अपेक्षा जो ब्रिटेन में जो शासक होते थे अपेक्षाकृत अपने जनता को ज्यादा अधिकार देते थे। बहुत पहले वहां मैग्ना कार्टा आया था 1200 ईस्वी के आसपास, और उस मैग्ना कार्टा में जनता को कई अधिकार वहां के राजा ने मार मार के दिया।
तो ब्रिटेन में जब जनता को अधिकार रहेंगे और लोग आगे बढ़ के काम करेंगे तो देश आगे जाएगा। ब्रिटेन का जो राजा होता था, टॉप पे तो राजा होता था, और उसके नीचे क्या होता था, याद करिए, दो हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे अपना राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे लोकसभा है। उन सभा में बहस होती थी, कानून बनता था, तब चलता था, राजा अपने मर्जी से नहीं चलाते थे। ठीक है, तभी देखेंगे इन्हीं परंपराओं के कारण आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र जिंदा है, राजा का एक, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति की एक लगभग वैल्यू है, उस तरह यहाँ तो हर साल 5 साल भाई बदलते हैं, चुनाव होता है, वहाँ खानदानी चलता है। और ब्रिटेन जैसा प्रगतिशील और आधुनिक देश ने उस राजा को स्वीकार किया, वहाँ नागरिक श्रद्धा है, क्योंकि है ना, उनका जो तरीका होता है और जनता के प्रति उनका जो भूमिका है वो इतना विश्वास परक है कि लोग उसमें विश्वास करते हैं। तो हमने क्या कहा, अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले यहीं होगा, बाद में दूसरे जगह फैलेगा, तो ब्रिटेन दूसरों की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ेगा। यूरोप इन सबों में भी, एक तो सब आगे बढ़ रहे हैं और इन सब में भी ब्रिटेन क्यों हुआ, तो हमने कहा कि भाई जहाँ समाज में, राजनीति में मूल्य होंगे, अधिकार होंगे, आज़ादी होगी, वहाँ का आदमी आगे बढ़ के करेगा, खोजेगा, है ना। और यही वजह है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, मशीनें, नई नई तकनीकें खोजी गई, एप्लीकेशन हुआ, कोई उस पर रोक नहीं है ना, धन है, दौलत है, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है, तो निवेश करने का स्कोप है। तो इन्हीं चीज़ों ने ब्रिटेन को आगे बढ़ा दिया, इसी दौर में हो रहा है ये। अब उसी में देखिए, तो हमने क्या कहा कि इन दिनों ब्रिटेन आगे बढ़ रहा है, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यहाँ भी शासक अच्छे आए। इधर हमने कहा कि रूस में कैथरीन, है ना, यह एक देखेंगे, एक देश नहीं बदला जहां का शासक ये है, लुई 16वां, यहाँ पे लुई 14 आया, फिर 15 आया, फिर 16 आया। युग के धारा के खिलाफ जब राज्य और शासक काम करेंगे तो वो धारा उनको बहा ले जाएगी, बहा ले जाएगी ना। इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को भारत में दे दें। यूपीए गवर्नमेंट थी अभी के गवर्नमेंट से पहले, है ना, कब से कब तक, 4 से 9 और 9 से 14, 2 टर्म। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री एक बार, फिर दूसरे बार, है ना ऐसा। तो 2009 से 14 के बीच में मेरे ख्याल से 25 है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। 10 साल पुरानी चीज़ें तो याद होंगी ही आप लोगों को थोड़ी, क्यों। तो अब देखिए, ये जो दौर है, याद करिए, पहला फेज जो यूपीए गवर्नमेंट का था उसमें बहुत अच्छे कानून आए, मनरेगा, है ना, ये आरटीआई, सब बहुत अच्छे कानून हैं जनता के नज़रिए से। मनरेगा की वजह से गांव-गांव में लोगों को रोजगार मिला, 2 रुपया मिला, भोजन का संकट दूर हुआ। आरटीआई बड़ा चीज़ है, हमें जानने का हक है कि शासन प्रणाली जगह जगह चीज़ें हो क्या रही हैं। दूसरा वाला टर्म में भी सरकार काम कर रही थी, लेकिन बहुत सारे करप्शन हुए, भ्रष्टाचार, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जीजाजी घोटाला। जीजाजी घोटाला समझ रहे हैं ना आप लोग, एक नेशनल जीजा रहे हैं कांग्रेस के दौर में। आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हंसी मजाक के क्रम में बोल रहा हूँ, तो किसी को बुरा न लगे। एक आरोप है ऐसा कि उसके दौर में जो प्रियंका जी के जो पति है राबर्ट वाड्रा जी, उन्होंने कुछ ज़मीनें लिखवाई थी, तो उसमें यह है कि उन्होंने करप्शन किया, ऐसा चीज। खैर उस दौर में बहुत सारे करप्शन हुए, कौन था उत्तरदायी नहीं था वो अलग विषय है, वो सब न्यायपालिका और सिस्टम जानती है, अध्ययन करना उसका विषय है। तो इस दौर में देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए।
और इसी दौर में देखेंगे आप लोग, इन करप्शन को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ कि एक स्पेशल बॉडी बनाया जाए, लोकपाल, और करप्ट लोगों को पकड़े, वो करे, शासन में सुधार हो। और इसकी अगुवाई किसने किया? अन्ना हजारे। और उन्हीं के साथ कौन थे? केजरीवाल साहब थे, वो लेडी जो थी किरण बेदी, याद करिए। तो इसी आंदोलन में से निकले केजरीवाल, तो आगे वो सत्ता प्राप्त हुई उनको दिल्ली में, दूसरे जगहों पे, है ना। किरण बेदी जी भी भाजपा से थोड़ा सा उनका रहा बाद में, और वो गवर्नर बनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह पांडिचेरी वगैरह में। अन्ना हजारे तो चूंकि सोशल, है ना, समाज सुधारक हैं, तो राजनीति में नहीं आए। तो उसमें एक बड़ा करप्शन, और करप्शन को लेकर के देश भर के लोगों ने समर्थन दिया अन्ना हजारे को। देश भर में प्रदर्शन, दिल्ली में झंडा लहराते हुए, देश भर के विभिन्न इलाकों में लोग झंडा लहराते हुए। 10 साल पहले जब यूपीए सरकार अपने अंतिम टर्म में थी, तो ऐसा हो रहा था। तो उस समय चाहिए था सरकार को कि तुरंत मनमोहन सिंह जी को, कि जिन मंत्रियों ने ऐसा ऐसा जगह जगह भागीदारी रही, या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी को हटा के राहुल उस समय प्राइम मिनिस्टर बन गए होते, और अपने ही 2-4 मंत्रियों को बलि चढ़ा दिए होते, या फिर ऐसे करप्ट लोगों को, तो अगला टर्म फिर से यूपीए आई होती, मोदी जी नहीं आ पाए होते। लेकिन लोगों के मन स्थिति, देश में करप्शन, उसके खिलाफ माहौल को वो सही से हैंडल नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पाए, तो सत्ता बदल गई, लोगों ने उखाड़ फेंका। अब मोदी जी उसी को लपक लिए। मोदी जी कलाकार, है ना, उन्हीं बातों को, भाइयों और बहनों, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, नारा था उनका, है ना, और चीज़ है। खैर, मोदी जी के आने के बाद शासन में बहुत सारे अपने ढंग से बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए। किसी भी शासन, उस दौर में भी बहुत अच्छे काम हुए, उसकी आलोचना है। मोदी जी के दौर में भी बड़े अच्छे काम है, सरकार के स्तर पे कुछ समस्याएं भी, सीमाएं भी, आलोचना भी है, वो तो हिस्सा है उसका, तो हमको संपूर्णता में देखना चाहिए, है ना। तो ये है। तो हमने कहा कि उस समय ऐसा हुआ, तभी ऐसा घटना हुआ। अगर उन्होंने इस पर अंकुश लगाया होता, हमने 2-3 उदाहरण क्या दिया कि जो एक तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार पे कहीं ना कहीं, जो सोनिया गांधी थी, वो अध्यक्ष थी, किसी पार्टी का अध्यक्ष उसका सरकार में कैसा रहेगा, उसके बड़ा रोल होता है। राहुल गांधी एक कैंडिडेट थे ही, अभी भी हैं, जिस दिन मौका मिलेगा वो बनेंगे, है ना। अलग बात है कि मौका आजकल लोग मिल नहीं रहा है उनको, बेचारे बूढ़े हुए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी उनको मौका इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो बैचलर हैं, शादी विवाह अब उनको कर लेना चाहिए। क्या पता, लोग कहते हैं ना कि विवाह के बाद आदमी का भाग फूटता है, तो उसी बहाने कहीं तो देखेंगे। तो हमने कहा कि जब यूरोप में उन दिनों क्या हुआ, हवा बही उदारवाद की, निरंकुशता के खिलाफ, है ना। लोग जगह जगह उदार शासन की मांग करने लगे, अधिकारों की मांग करने लगे, जवाबदेहिता, लोगों को अवसर दो। तो जगह जगह के जो शासक हैं उन्होंने सुना, और हमने कहा कि ब्रिटेन के शासक ने सुना, है ना, रसिया में, है ना, हंगरी में, प्रसिया में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, और इन शासकों ने जगह जगह अच्छे कानून लाए, उन कानूनों के माध्यम से बदलाव हुआ। इन ऐसे जिन्होंने रुचि लेके अच्छे सुधार किए, उनको नाम ही पड़ जाता है प्रबुद्ध निरंकुश शासक, है ना, ध्यान में रहे। और इनके उन कामों की एक प्रशंसा की जाती है। हालांकि अलग बात है कि इनके कामों की अलग ढंग से एक आलोचना भी है, यह चीज। लेकिन सब तो बदले, ये फ्रांस वाला नहीं बदले। बड़ा मजेदार बात, प्रबोधन को लाने में बड़ी भूमिका फ्रांस के विचारकों की है, विद्वानों की। बाल्तियर यहीं है, दिदरो यहीं का है, रूसो यहीं का है, मॉन्टेस्क्यू यहीं का है, और भी देशों में है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी फ्रांस में। और फ्रांस के जो लुई शासन थे, उसमें राजाओं में आता था लुई 14, 15, 16 का ये दौर है। तो हमने कहा कि ये क्या है, ये लुई 16वां का फोटो है आपके सामने, लुई 14, 15, 16। ये निहायत निरंकुश थे,
जहां दूसरे जगह के शासक सुधार कर रहे थे, इन्हीं के देश में इतना प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचार आ रहा था, और उन विचारों से सीख लेके या दूसरे से उदाहरण लेके अपने शासन में, सामाजिक व्यवस्था में सुधार नहीं किया। जनता के पास अधिकार नहीं, जनता का शोषण हो रहा था, है ना, आर्थिक सामाजिक संकट, लोगों ने बहुत मांग उठाई, कोशिश उसने ठीक से नहीं की। लुई 16वां के समय लोगों ने कहा कि हो गया बेटा बहुत, कहता है ना रूसो भाई, कहते हैं थिंकर्स क्या कि भाई राज्य की ड्यूटी है कि देना, अब प्रयास कीजिए, राजा से, राजा का विरोध नहीं कीजिए, ऐसे उससे मांग उठाइए, राजा करेगा। अंतोगत्वा अगर फाइनली नहीं माने, उखाड़ फेंको, तो देखेंगे लोगों ने इसी दौर में फ्रांस में सत्ता उखाड़ फेंकी, और यही फ्रांस में क्रांति हो गई 1789 में। फ्रांस के शासक नहीं सुधरे, जनता की आवाज को नहीं माना। क्लियर है? हाँ। एक दूसरी घटना प्रबोधन के दौर में ही हो रही है। तो हमने कहा कि यहाँ मान लीजिए फ्रांस है, तो यहाँ क्रांति हुई। अब इसी में थोड़ा फ्लैश में पीछे चलता है। यहाँ पे यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन लगातार होता ही रहा। तो दुनिया के नए नए स्थानों की खोज हुई। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अफ्रीका को तो लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे, अंध महाद्वीप, क्योंकि घने जंगल और कुछ खास संपत्ति वगैरह के बारे में पता ही नहीं था। तो थोड़े बहुत लोग तटों में रुचि रखते थे, लेकिन बहुत अंदर नहीं। अफ्रीका में लोग भीतर बहुत बाद में गए, वहां भी उपनिवेशीकरण हुआ, लेकिन बहुत बाद में। इधर जितने इलाके हैं इंडिया वगैरह, इधर से फिर क्या आ गए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ। ऑस्ट्रेलिया की खोज अंग्रेजों ने की थी, कैप्टन कुक। तो कुछ समय के लिए तो क्या है कि वहाँ कई लोगों को अवसर मिला, बाद में उन्होंने नियम बना दिया कि केवल वाइट लोग ही यहाँ रहेंगे, नॉन वाइट नहीं रहेंगे। अब इसी में कहानी सुनिए। तो हमने क्या कहा कि प्रबोधन से पहले फ्लैशबैक में, पुनर्जागरण के दौर में, कि ये सब खोजें हुई। 1492 में उत्तर अमेरिका की खोज हुई। 1500 के आसपास उत्तर दक्षिण जगह जगह लोग जाने लगे। इसी बीच यूरोप में हो क्या रहा था पूरा, यहाँ तमाम धर्म को लेके झगड़े, तमाम नए सारे बदलाव। तो बहुत सारे लोग क्या है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में जाके बस गए। जब लोग पहुंचे तो ब्रिटेन, यहाँ यूरोप से बहुत सारे लोग पहुंचे अमेरिका में, तो पीछे पीछे राज्य भी पहुंचा साथ में। तो यहाँ के लोग जा करके बसे। अब इसमें भी देखिए, उत्तर और दक्षिण अमेरिका का अगर टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति और क्लाइमेट, वेदर को आप देखिए, तो ये तो अटलांटिक ओशियन है, लिखा भी है यहाँ देखिए। अटलांटिक के इधर तट पे यूरोप है, और इधर पश्चिमी तट पे कौन है, अमेरिका है। इधर इन तटों पर वैसा ही आदर्श क्लाइमेट है जैसा इधर क्लाइमेट है। इधर भीतर जाएंगे तो ऐसा क्लाइमेट नहीं। आप लोग भूगोल में पढ़ेंगे, ये रॉकीज पर्वत है, यहाँ एंडीज पर्वत है, यहाँ बहुत सारे जंगल, झाड़ियाँ, घने क्षेत्र, इंटीरियर इलाके। लेकिन ये जो तट वाले इलाके थे, ये सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहे। धीरे 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 और भी दूसरे जगहों पे गए। अब इन्हीं इलाकों में आप देखेंगे, यूरोप में कई देश, याद करिए, यहाँ पे ब्राज़ील है, और भी दूसरे देश हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर में इधर मैक्सिको, स्पेन और पुर्तगाल, इन्होंने बस्ती बसाई। फ्रांस वाले गए। यहाँ जो ये तट हैं, इस सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगालियों, ये स्पेन ने अपनी बस्ती बसाई थी, फिर उसके बाद से फ्रांस ने भी। इसी बीच अंग्रेज जब पहुंचे, तो अंग्रेजों ने दूसरे को हटा के, और इन तटों पर दूसरों को हटा के अब अंग्रेज अपना नियंत्रण कर लिए। इनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, कॉलोनियलिज्म को, कॉलोनी को
लेकर के। तो यहाँ पे टोटल 13 बस्तियां इनको बोला जाता है, और वही धीरे 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 13 टाउन के प्रतीक होते गए बसी। इन 200 सालों में यहाँ से इंग्लैंड से बहुत सारे लोग जाके बसे, दूसरे जगहों से भी बसे यूरोप के, और ब्रिटेन का यहाँ पे शासन चालू हुआ। यहाँ शासन किसका हुआ? ब्रिटेन का। ये कब से कब तक हम कह रहे हैं? 1500 से आप 1776 ले लें, लोग बसते गए, होता रहा, और ब्रिटेन वहाँ शासन चलाता था। जैसा यही ब्रिटेन भारत में कंट्रोल करता था, लेकिन यहाँ बाद में कंट्रोल चालू हुआ उसका। यहाँ उसका कंट्रोल 1757 के बाद हुआ, 1947 तक। यहाँ लेट से हुआ, पहले वो अवसर ही नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ शासक मजबूत थे, मुगल शासक, ये चीज। अब देखिए, अब यहाँ पे जब ब्रिटेन का शासन था, हमने कहा, तो जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए थे वो कौन थे? सब गोरा गोरी। अब पहले से वहाँ कौन रहते थे? स्थानीय अमेरिकन, रेड इंडियन, जो हमारे आपके जैसे काले लोग। तो जब यहाँ वाले पहुंचे अपना गोली बंदूक बारूद, है ना, बम तोप लेके, तो युद्ध हुआ। वो बेचारे बहुत सिंपल लोग, उनके पास ठीक से अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। तो जब आमना सामना हुआ तो वो मारे गए, उनको मार के इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया जगह जगह इलाकों पे। बाकी सब जंगल में भाग गए कहीं कहीं। कुछ आबादी तो अभी भी है, लेकिन बहुत कम रह गई। सबसे ज्यादा तो इन लोगों के जाने से बीमारी के वजह से मरे। इधर के लोगों को जो बीमारी होती थी, इनके संपर्क में जब स्थानीय आता था तो इनकी दवा उस पर सूट ही नहीं करती थी, क्योंकि भी किसी भी क्लाइमेट में जब कोई रहता है ना, तो एक बॉडी का अपना रेसिस्टेंस डेवलप होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। डिफरेंट माहौल में जरूरी नहीं है कि वो करे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप लद्दाख में जाएं, अभी आप लोग यहाँ से फ्लाइट पकड़े और लद्दाख में जाएं। अब लद्दाख में ऊंचे तिब्बत का पठार वाला इलाका है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका बॉडी अनुकूलित है वहाँ के मौसम में, तो दौड़ धूप करेंगे तो थकेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। हम आप वहाँ जाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, क्योंकि ऊंचाई पे है, तो थोड़ा सा तेजी से कोई काम करेंगे, दौड़ जाएंगे, तुरंत बीमार पड़ जाएंगे ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे, यहाँ से जाने वाले गोरों की ये 13 बस्तियां थी, 13 बस्तियां गोरों की। तो लोग भी गोरा गोरी, और शासन करने वाला देश भी गोरा, यानी ब्रिटेन। यहां कई प्रकार के रोजगार क्रिएट हुए। सबसे महत्वपूर्ण रोजगार, जब इन इलाकों को आप देखेंगे, ये जो इलाके हैं इनके, ये जो इलाके दक्षिणी अमेरिका वाला ये इलाका, यहाँ से मिसिसिपी मिसौरी नदियां बह के आती हैं, और बहुत उत्पादक इलाका है, सॉयल वाला, कपास का, मक्का का, गेहूं का बहुत जबरदस्त उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? श्रम आधारित काम विकसित हुआ। कौन काम में? खेती बाड़ी। यहाँ पे अमेरिका में कपास का भी उत्पादन, लंबे रेशे वाला, मक्के का उत्पादन, कहवा का उत्पादन, बहुत सारी चीज़ों का। और इसी में कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों ने समुद्र से जो तट वाले इलाके हैं, यहाँ नौका उद्योग, जहाज उद्योग, मछली उद्योग, इस टाइप की चीज़ें विकसित हुई। सब करने वाले गोरा गोरी ही हैं, और शासन करने वाला ब्रिटेन। जो यहाँ लोग जाके बसे थे वो कई कारणों से गए थे। कुछ लोग तो वो धर्म युद्ध की वजह से प्रताड़ित थे, दुखित थे, चले गए, नए जगह चलते हैं। कुछ लोग नए अवसर के तलाश में, क्या पता नए जगह जाएं, यहाँ गरीबी है, यहाँ बदहाली में, वहां जाए अच्छा हो। कुछ लोगों को तो ब्रिटेन ने सजा के तौर पे भेजा, इधर अगर कानून व्यवस्था में खतरा कर रहा है तो जाओ उधर ही रहो। तो 200 साल धीरे धीरे रहते रहते अब यहां से वो अनुकूलित हो गए थे, और यहाँ के लगभग होके तो लोग भी गोरा गोरी, शासन करने वाला देश गोरा। और ब्रिटेन का जो यहाँ शासन था ये थोड़ा उदार था प्रारंभ में, है ना, क्योंकि वो भी गोरे हैं, लोग भी गोरे हैं। भारत में देखेंगे यही, जिस समय लगभग वो अमेरिका स्वतंत्र हुआ, 1776 में वहां क्रांति हुई, और उसके बाद वो 1782 में स्वतंत्र हो गया।
भारत में उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों ने भी किया था, तो इसलिए वहां से सीख लिया कि जो उदार शासन वहां है, भारत में कभी उदार शासन नहीं करना है, दबा के ही रखना है हमेशा से। अवसर देंगे तब ना विरोध होगा, विद्रोह होगा। अब यहाँ क्या हुआ कि शुरू में उदार शासन था, लेकिन इसी बीच क्रांति हुई 1776 में, और 1776 से पहले 1750 76 के बीच ब्रिटेन में यहाँ पे एक नया शासक आया, है ना। उसका एक प्रधानमंत्री था ग्रेनविले। वो लगा यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल करके चलाने, बहुत सारे टैक्स लगाया, अंकुश लगाया गया, और लोग आज़ादी का भोग कर रहे थे, सही तरीके से उदार तरीके से शासन चलता था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने खूब मांग उठाई कि नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। और यहाँ जो शासन चलता था वो यहाँ का ब्रिटेन का पार्लियामेंट कानून बनाता था। यही भारत के मामले में भी होता था। भारत में भी 1773 से कानून एक्ट आया, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से ही पारित। अब यहाँ वाले क्या है, याद करिए, सब तो यूरोप से गए थे, तो यूरोप के आधुनिक मूल्य और विचार के साथ जाएंगे। तो जो प्रबोधन यहाँ हो रहा है वही प्रबोधन यहाँ। थॉमस जेफरसन अमेरिका से है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम लिए थे, वो इधर से है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक तो प्रगतिशील लोग, आधुनिक सोच, आधुनिक विचार आया, शिक्षा का खूब विकास हुआ, प्रसार हुआ, कृषि व्यापार वाणिज्य का। और पहले उदार शासन था और उसके बाद लगे आप उसको कंट्रोल करने, थोपने। तो जब जनता प्रगतिशील हो, लड़ाकू हो, यानी अच्छे सोच वाली हो, पढ़ी लिखी हो, चेतना हो, उसमें कॉन्शियस हो, तो अगर आप शासन उदार कर रहे हो और उसके बाद अनुदार तरीका अपनाएं, गलत कंट्रोल करने लगे, तो विरोध होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जगह जगह विरोध हुआ। पहले लोगों ने मांगे उठाई, प्रतीकात्मक विरोध किया, अंतोगत्वा जब नहीं माने तो यहाँ पे क्या हो गया, इन 13 बस्तियों के लोगों ने, ये जो 13 बस्तियों के लोग थे, यहाँ पे अमेरिका में क्रांति कर दी। तो इसी को कहते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। 1776 में हुआ, और वहाँ के आम गोरा गोरी नागरिकों ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि ब्रिटेन को युद्ध में पराजित किया, और 82 में जाकर ब्रिटेन ने स्वीकार किया कि ठीक है, अब अमेरिका से हम अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं। अमेरिका बिकेम ए फ्री नेशन। और फ्री नेशन बनने के बाद राजा शासन नहीं चलाया, किसने चलाया, राष्ट्रपति, दूसरे सीनेट, और अमेरिका क्या बन गया, डेमोक्रेसी। इस विश्व पर आधुनिक काल में ये एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। और इसका इन्होंने बनाया अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वो चलता है। तो जहां दुनिया बहुत बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ले आई, बहुत बाद में डेमोक्रेसी आई, अमेरिका इतना पहले चला गया, तभी तो आज अमेरिका अमेरिका है। तो हमने क्या कहा, एक रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, 1776 में इधर, और इधर फ्रांस में कब हुआ, 1789 में। ये प्रबोधन के ही दौर में हो रहा है ना, 18 सेंचुरी की ही बात है ये। 18 सेंचुरी का मतलब 1700 से 1800 के बीच में, प्रबोधन मतलब 1700 से 1800, दोनों कालखंड को आप जोड़ के देख रहे हैं। और प्रबोधन के विचारों की इस क्रांति में बड़ी भूमिका थी। यहाँ के लोग अलग नहीं होना चाहते थे शुरू में ब्रिटेन से, बस वही चाहते थे, उदार शासन, लिबरल गवर्नमेंट, राइट्स, अधिकार। जो राइट्स यहाँ यूरोप में बात की जा रही थी, सब आपस में कनेक्शन था, यहाँ का विचार वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, नहीं ये चीज। और यहाँ भी वही चीज मांगी जा रहा था, यहाँ भी राइट्स,
जो किए वहां पे जनता नहीं उखड़ी, इंग्लैंड में नहीं उखड़ी, ऑस्ट्रिया में नहीं ना, हमने कहा कि रसिया में नहीं, फ्रांस ने नहीं किया, जबकि उसी फ्रांस में इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, सारा आवाज वहीं उठी, उसके बाद वहां का शासक नहीं बदला। ये देखेंगे। और इस दुनिया को बदलने में इन क्रांतियों की बड़ी भूमिका है। तो प्रबोधन के परिणाम में क्या देखा था अभी आपने? सामाजिक राजनीतिक मामलों में आधुनिक मूल्य सिद्धांत और व्यवस्था का आगमन हुआ, आर्थिक मामलों में नए सिद्धांत व्यवस्था का आगमन हुआ, वैज्ञानिक मामलों में आपने देखा कि नेचुरल साइंस में जबरदस्त खोज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। और तो यहीं पे ब्रिटेन में क्या है, इसी समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है 1750 से 1850 के बीच में। तो 18वीं शताब्दी ने तीन तीन रिवोल्यूशन बड़े देखे, दो राजनीतिक क्षेत्र में, एक आर्थिक क्षेत्र में। इसी इंटेलेक्चुअल के प्रभाव, बौद्धिक युग के इसी एरा का परिणाम है। क्लियर है? ये ध्यान में रहे। तो अगला हेडिंग दे लेंगे आप, परिणाम। परिणाम, परिणाम का मतलब प्रबोधन के परिणाम। प्रबोधन के परिणाम सामान्य नहीं है ना? दो चार लाइन लिख लीजिए। प्रबोधन के परिणाम, प्रबोधन के परिणाम काफी व्यापक थे। प्रबोधन के परिणाम काफी व्यापक थे। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस युग ने, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इस युग ने अनेक क्रांतिकारी प्रभाव उत्पन्न किए, अनेक क्रांतिकारी प्रभाव उत्पन्न किए या प्रभाव पैदा किया। इसने तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसने तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा दिया। चर्च एवं निरंकुश, चर्च, सामंतवाद एवं निरंकुश राजसत्ता, चर्च, सामंतवाद एवं निरंकुश राजसत्ता को चुनौती दी। शिक्षा एवं मानव अधिकारों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी, अमेरिकी फ्रांसीसी, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों को प्रेरित किया तथा आधुनिक विश्व की
नींव रखी। तो ये इसलिए कि एक हमने भाषा बनवाया है कि देखो भाई व्यापक परिणाम उत्पन्न हुए और जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां प्रभाव न उत्पन्न हुआ। और इन परिणामों में आप पहला एक कर लेंगे विज्ञान पर परिणाम, विज्ञान पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन साइंस। दो लाइन में लिख के और फ्रेम कर लेंगे। दो लाइन में लिख लेंगे कि विज्ञान में नवीन सिद्धांतों, आविष्कारों एवं अनुसंधानों, नवीन सिद्धांतों, आविष्कारों एवं अनुसंधानों को बढ़ावा मिला, जिसने दुनिया का स्वरूप बदल दिया, जिसने दुनिया को समझने का या दुनिया का स्वरूप बदल दिया। जैसे, जैसे के बाद हेडिंग दे लेंगे फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, खगोलिकी एवं भौतिकी, खगोलिकी एवं भौतिकी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, इसमें क्या क्या रहेगा? फिजिक्स में याद करिए, न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण, या न्यूटन सीधे लिखेंगे, न्यूटन ने क्या किया, एरो दे के लिखते जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, इसी न्यूटन ने गति के तीन नियम की व्याख्या किया। थर्मोडायनेमिक्स, द्रव स्थैतिकी, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसी ने क्या किया, कोपरनिकस और गैलीलियो के खोजों को गैलीलियो को अप्रूव किया, खोजों को कोपरनिकस और गैलीलियो को वैधता दिया कि हाँ भाई उनके खोज क्या हैं, सही हैं।
तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, गति के 3 नियमों की व्याख्या, द्रव्यस्थितिकी, यांत्रिकी, इनका। रसायन विज्ञान में आप देखेंगे वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। भाई इसको दिया था एंटोनी लावोजिए ने। जीव विज्ञान में आप देखेंगे क्या है, इसमें एक और है, ये न्यूटन के अलावा यहाँ पे एक कर लेंगे बायल। बायल ने क्या किया, गैसीय नियम की खोज की। इसके अलावा कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत प्रभाव, न्यूटन के अलावा। इसी युग में देखेंगे आगे बर्नौली भी आएंगे। बायोलॉजी में देखेंगे आप लोग लीनियस और बूफो। लीनियस एवं बूफो। टेक्सानोमी, वर्गीकी। वर्गीकी का सिद्धांत आप जानते हैं ना, बायोलॉजी वगैरह पढ़े होंगे तो कैसे वर्गीकरण करके टेक्सानोमी के आधार पर स्टडी किया जाता है ना। यहाँ इसने लेबोजिए ने एक और किया, देखेंगे जो आवर्त सारणी होती है, रासायनिक सारणी। इन्हीं चीजों ने तो आधुनिक सही ढंग से सिस्टमेटाइज अध्ययन को बढ़ावा मिला है। तो लीनियस और बूफो टेक्सानोमी, और चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत जबरदस्त काम हुआ, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे हैं रक्त परिसंचरण सिद्धांत। चिकित्सा में जो दूसरे हैं, ये चिकित्सा वाला उदाहरण है, एक इधर दूसरा इधर कर दे रहे हैं। पहला ये दूसरा, ल्यूवेन हाक। इसने बैक्टीरिया की खोज की थी। ये चीजें एडवर्ड जेनर। जेनर और पास्चर दोनों को बोला जाता है। चेचक का टीका, ये चीज। तो इस दौर की एक खासियत है। तो विज्ञान के क्षेत्र में, नेचुरल साइंस के क्षेत्र में ये सब क्या है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल साइंसेज, है ना। तो मानव शरीर का अध्ययन आप देखेंगे, इसमें विशेष रूप से मेडिकल साइंस में एनाटोमी पिछले ही काल में बढ़ावा मिला था, इस दौर में और
क्लियर है? हो गया? लीनियस नाम है, लीनियस एवं बूफो। हो गया? आगे बढ़े? इस सब डेवलपमेंट क्या है? इस सारा का सारा हमने कहा डेवलपमेंट नेचुरल साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट लिख लीजिए हेडिंग, दर्शन पर प्रभाव। दर्शन। दर्शन ऑब्लिक कर लेंगे विचारधारा। दर्शन, चिंतन, विचारधारा ना, ये भी देख लेंगे। दर्शन, चिंतन, विचारधारा सामाजिक क्षेत्र में भी होता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी होता है, शुद्ध फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं उसमें होता है। तो हेडिंग दे लेंगे इसमें, दर्शन, चिंतन, विचारधारा आदि के स्तर पर अनेक नए सिद्धांतों, आधुनिक विचारों, की स्थापना हुई। और जब स्थापना हुआ तो इसके विकास को गति मिलेगी। स्थापना हुई, इसके विकास को गति मिलेगी। एग्जाम्पल, पहला हेडिंग ले लेंगे फिलॉसफी। ठीक है? दर्शन। एक ही साथ हमने कॉमन पॉइंट ले लिया है कि जो फिलोसफिकल स्तर पे कई सारे ये है। हो गया? आगे बढ़े? हमने हेडिंग जो ली है फिलोसफी। फिलोसफी में देखेंगे, हमने कहा कि अनेक स्कूलों का उदय हुआ। इमरजेंस ऑफ
many schools. Emergence of many schools, philosophical schools. और इसमें दो स्कूल मेजर हैं इस दौर में। एक को कहते हैं एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। दूसरे को कहते हैं रैशनलिज्म, रैशनलिज्म यानी बुद्धिवाद। जो अनुभववाद है इसमें कई सारे इसके विद्वान हैं, लॉक, बर्कले और ह्यूम। लॉक, बर्कले, ह्यूम आदि। लॉक, बर्कले, डेविड ह्यूम। जो बुद्धिवादी हैं उसमें है डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज। सुन लीजिए, दुनिया को समझने और देखने के स्तर पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, होते भी हैं, है ना। फिलॉसफी किसे कहते हैं? दर्शन। धर्म किसे कहते हैं? बहुत परिभाषाएं हैं, एक लाइन में स्पष्ट कर दें। धर्म का मतलब है आस्था की प्रणाली, कोई तर्क वगैरह नहीं, किसी चीज में आस्था है, मानना, ईश्वर में, परमात्मा में। दर्शन कहते हैं तर्क की प्रणाली। अब तर्क की प्रणाली भिन्न भिन्न तरीके से हो सकती है। इस दौर में जिस युग को देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दार्शनिक प्रणालियों का उदय हुआ। उनमें दो मेजर स्कूल थे, अनेक स्कूलों का उदय हुआ। इसमें हमने कहा कि टू मेजर हैं, मुख्य है। एक है अनुभववादी स्कूल, एक है बुद्धिवादी स्कूल, जिसमें अनुभववाद में लॉक, बर्कले, ह्यूम जैसे फिलोसफर आते हैं, जबकि इधर डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। अनुभववादी क्या कहते हैं? इनकी मुख्य शिक्षा है कि सभी ज्ञान का स्रोत अनुभव है। है ना। एम्पिरिसिज्म इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। केवल अनुभव से ही हम ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि से नहीं। ये खंडित करते हैं, कहते हैं कि बुद्धि की भूमिका नहीं है। माइंड इज ए टेबुला रसा। माइंड एक खाली कोरा स्लेट जैसा होता है। अनुभव से ही हम दुनिया में देखते हैं, सीखते हैं। बुद्धिवादी आते हैं, कहते हैं कि अरे ऐसा है ना। तो बुद्धि नहीं होती तो केवल अनुभव से तो हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञान का मुख्य स्रोत रीजन और लॉजिक है। तर्क और तर्क एवं बुद्धि है।
इसी में आता है कांट, और दोनों को क्या करता है, समन्वय करता है। इसको हम कहते हैं समन्वयवादी, है ना, सिंथेसिस्ट। कहता है कि दोनों की भूमिका है भैया, काहे तुम लोग लड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। कहता है कि अनुभव से सबसे पहले हम सीखते हैं, बुद्धि विश्लेषण करती है, तब ज्ञान बनता है। अनुभव से सीखते हैं, बुद्धि विश्लेषण करती है, और ऐसा जब होता है तब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज बढ़ता है। तो इस दौर के ये विचारक, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कांट ये बात कहता है। उसकी किताब का नाम है कांट का क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ठीक है, ये कांट बेसिकली मोरल फिलोसफर है। दार्शनिक ऐसे तो बहुत जो है, एक जटिल दार्शनिक भी है, और इथिकल फिलोसफर्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्लियर है? तो यही है, यही आप लोगों को देखना है। एक दो चीज़ें और है इसमें। ये तो दार्शनिक नज़रिए से हमने कहा कि विचार हैं इस दौर के, है ना। ज़्यादा नहीं जानना है आपको, क्योंकि इसमें फिलोसफल नज़रिए से नहीं आएगा। यह है कि लोगों महत्व जिन चीज़ों को देख रहे हैं, तर्क जिनको कर रहे हैं, उस आधार पे हो क्या रहा है। और भी है, अगला बात लिख लेंगे उदारवाद, एक हेडिंग दे लेंगे उदारवाद, अंग्रेजी में लिबरलिज्म। दूसरा, इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आज भेजेंगे पिछले वाले टॉपिक।